नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। सोचिए, हम एक टाइम मशीन में बैठ रहे हैं और सीधे पहुंच रहे हैं उस समय में जब हमारा देश भारत नया नया आजाद हुआ था। उस वक्त हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि तरक्की का कौन सा रास्ता चुने। तो चलिए, आज इसी कहानी को हम साथ मिलकर समझते हैं। तो सबसे पहले इसी बड़े सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। जरा कल्पना कीजिए, हमारा देश अभी अभी आजाद हुआ है, लेकिन देश बहुत गरीब है। अब हमारे जो नेता थे, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, एक ऐसा रास्ता कैसे खोजा जाए जिससे हर एक इंसान का भला हो, सिर्फ कुछ अमीर लोगों का नहीं। सच में ये एक बहुत ही मुश्किल पहेली थी। आज की इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस बड़े सवाल को देखेंगे, फिर देश का प्लान क्या था वो जानेंगे, उसके बाद खेती और कारखानों की कहानी सुनेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि इन 40 सालों में हमने क्या सीखा। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये बात है 1947 की, जब हमें 200 साल की गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी। लेकिन आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आई थी। हमारे नेताओं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा सपना था। वो चाहते थे कि भारत में एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बने, मतलब एक ऐसी व्यवस्था बने जो देश के हर नागरिक के लिए काम करे, जो सबको साथ लेकर चले और कोई भी पीछे न छूटे। ये सपना बहुत बड़ा था और इसे पूरा करने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी थी। अच्छा, अब देखते हैं कि इस बड़ी चुनौती का हल कैसे निकाला गया। देश के लिए आखिर कौन सा आर्थिक प्लान चुना गया? देखिए, उस समय दुनिया में दो बड़े रास्ते थे। एक था पूंजीवाद, जहां सारा कंट्रोल प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, और दूसरा था समाजवाद, जहां सब कुछ सरकार चलाती है। भारत के नेताओं ने सोचा, भाई हम किसी एक रास्ते की नकल क्यों करें, क्यों ना दोनों की अच्छी अच्छी बातें लेकर अपना एक नया रास्ता बनाया जाए। और इसीलिए भारत ने एक बीच का रास्ता चुना, जिसका नाम रखा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें कुछ जरूरी काम सरकार ने अपने हाथ में रखे और कुछ काम प्राइवेट लोगों को दिए, ताकि दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। है ना ये एक मजेदार आइडिया। अब सिर्फ आइडिया से तो काम नहीं चलता, उसे जमीन पर भी उतारना था। तो इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गईं। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार अगले 5 सालों का पूरा प्लान बनाती थी कि देश में क्या क्या काम करना है और पैसा कहाँ कहाँ लगाना है। चलिए, अब एक बहुत ही मजेदार चीज समझते हैं। देश की तरक्की को नापने के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, जीडीपी। अब ये जीडीपी क्या है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक केक की कल्पना करना। मान लीजिए देश की कुल कमाई एक केक है, तो आर्थिक विकास का मतलब है इस केक के साइज को हर साल बड़ा और बड़ा और बड़ा बनाते जाना, क्योंकि केक जितना बड़ा होगा उतने ही ज्यादा लोगों का पेट भरेगा, है ना? इन योजनाओं में, यानी इन प्लान्स में, सबसे पहला ध्यान खेती पर दिया गया। अब आप सोचेंगे, खेती पर ही क्यों? क्योंकि उस समय हमारे देश के ज्यादातर लोग खेती ही करते थे और हमारे पास खाने के लिए भी अनाज पूरा नहीं होता था। हमें अमेरिका जैसे देशों से अनाज मंगाना पड़ता था। खेती तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी की तरह थी। इसीलिए सरकार ने सबसे पहले जमीनों के बंटवारे को ठीक करने की कोशिश की। पर यह काम इतना आसान नहीं था। जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपनी जमीनें बचाने के लिए तरह तरह के तरीके निकाल लिए, और ये सुधार पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत की खेती की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी, और इसे हम कहते हैं हरित क्रांति या द ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति में HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का इस्तेमाल शुरू हुआ। समझ लीजिए, ये एक तरह के जादुई बीज थे जो बहुत बहुत ज्यादा फसल देते थे। शुरुआत में इसका फायदा पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों को मिला, जहां गेहूं की पैदावार कई गुना बढ़ गई। और इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि भारत, जो कल तक खाने के लिए दूसरों पर निर्भर था, अब आत्मनिर्भर बन गया। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। खेती में आत्मनिर्भर होने के बाद अब बारी थी कारखानों की, यानी इंडस्ट्रीज की। देश को मजबूत बनाने के लिए ये भी तो बहुत जरूरी था। तो खेती के बाद सरकार का ध्यान गया कारखानों पर। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें उद्योगों को हीरो बनाया गया। 1956 में उद्योगों के लिए एक तरह से एक रूल बुक बनाई गई, जिसका नाम था औद्योगिक नीति प्रस्ताव।
इस रूल बुक में एकदम साफ साफ लिखा था कि कौन से कारखाने सरकार चलाएगी और कौन से काम प्राइवेट लोग कर सकते हैं। इस रूल बुक ने उद्योगों को 3 टीमों में बांट दिया। पहली टीम में वो उद्योग थे जो सिर्फ सरकार चलाएगी, जैसे कि हथियार या रेलवे। दूसरी टीम में वो जिन्हें सरकार और प्राइवेट लोग मिलकर चला सकते थे। और तीसरी टीम उनकी थी जो पूरी तरह से प्राइवेट लोगों के लिए थे। इसी समय एक और सिस्टम शुरू हुआ जिसे मजाक में लाइसेंस राज भी कहते हैं। सोचिए, ये एक तरह का गेटकीपर था। किसी को भी अगर कोई नया कारखाना खोलना हो या अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो पहले इस गेटकीपर यानी सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। देखिए, इरादा तो अच्छा था कि सब कुछ कंट्रोल में रहे, लेकिन धीरे धीरे इस सिस्टम ने तरक्की की रफ्तार को धीमा करना शुरू कर दिया। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि 1950 से लेकर 1990 तक इन 40 सालों में इन सभी नीतियों का आखिर नतीजा क्या निकला। एक तरह से ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये 1950 के भारत की तस्वीर है। तब देश की ज़्यादातर कमाई यानी जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 59% खेती से आता था। कारखानों और सेवाओं का हिस्सा तो बहुत छोटा था। और अब देखिए 40 साल बाद का जादू। ये 1990 की तस्वीर है। खेती पर हमारी निर्भरता कम हो गई और कारखानों और खासकर सेवाओं का हिस्सा काफी बढ़ गया। अच्छा, सेवाओं का मतलब होता है डॉक्टर, टीचर, बैंक जैसी चीजें। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अब सिर्फ एक चीज पर नहीं बल्कि कई अलग अलग पिलर्स पर खड़ी हो रही थी। तो हमारी सफलताएं क्या थीं? हमारी सबसे बड़ी सफलता थी हरित क्रांति, जिससे हमें खाने की कमी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। देश में अलग अलग तरह के कारखानों का एक मजबूत ढांचा तैयार हुआ और छोटे छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिला। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। कुछ चुनौतियां भी थीं। लाइसेंस राज की वजह से काम में ढीलापन आ गया, बाजार में कंपटीशन यानी होड़ की कमी हो गई, और जब कंपटीशन नहीं होता तो सामान की क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती। और तो और कुछ बड़े उद्योगपतियों ने इस लाइसेंस सिस्टम का गलत फायदा भी उठाया। तो कुल मिलाकर इन 40 सालों का सफर खट्टा मीठा रहा। हमने बहुत कुछ हासिल किया और अपनी गलतियों से सीखा भी। और यही सीख एक मजबूत नींव बनी, जिस पर 1991 के बाद भारत की एक नई आर्थिक कहानी लिखी गई। लेकिन वो कहानी फिर कभी। हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल है सोचने के लिए। किसी भी देश की तरक्की की गाड़ी को तेज दौड़ाने के लिए सरकार और बाजार, इन दोनों पहियों के बीच सही बैलेंस बनाना क्यों जरूरी है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।